तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था, लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। और कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी भी, या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए जो होली डिस्काउंट है ध्रुव राठी एकेडमी पर, उसे 4 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है। अब आप 4 अप्रैल तक इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं होली 50 फ्लैट 50% ऑफ पाने के लिए, मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स और मेरे चैट जीपीटी कोर्स दोनों पर। इन QR कोड्स को आप स्कैन कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, नहीं तो लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह को अरेस्ट किया था, और ये सब लोग आज भी जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने को हो रहा है और सत्येंद्र जैन को तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ईडी और CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा? इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी। अगर आप 1 करोड़ रुपए नहीं जीतना चाहते तो ये वीडियो मत देखो, तो सरकार के द्वारा इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसीडर किया जाता है। लेकिन PMLA में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। इसी 2018 की अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के हेड है।
9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलिजिड लिकर स्कैम के केस में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस दिन वो केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चीज हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देखकर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी इस 6 महीने के पीरियड में, जो कि सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में थी। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं, 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं होता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास। यही कारण कि आतिशी ने कहा कि इस एलिजिड लिकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। जो बाकी 3 लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उनकी कहानियों में भी ऐसी ही क्रोनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के, और उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। एक 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की, जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यहां अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। इस केस की मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी थी, जिसमें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे होने से रोक दिया, नहीं तो आज के दिन देश की 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज के टॉप लीडर्स जेल में होते। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण दिया जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे डेडलाइन के टाइम पर। इसके अलावा एक 31 साल पुराना केस कांग्रेस का खोला जा रहा है। 1993-1994 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां पर कुछ हुआ था उस समय पर, अब हम उसका पीनल चार्जेस मांगते हैं। और 29 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी को। और सेम दिन रिपोर्ट में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी आईटी डिपार्टमेंट ने। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड यूज किया था। हर एक ऑपोजिशन पार्टी को इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इस ट्वीट को देखिए। टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट साकेत गोखले ने लिखा कि पिछले 72 घंटे में इन्हें 11 अलग अलग इनकम टैक्स के नोटिस आ गए। कुछ तो 7-7 साल पहले के नोटिस हैं। क्या ऐसे होंगी देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस? हालातों को देखकर इस फिल्म की याद आती है द डिक्टेटर नाम की एक कॉमेडी फिल्म, जो कि एक सैटारिकल कहानी सुनाती है एक फिक्शनल डिक्टेटर की। रेस जीतने के लिए डिक्टेटर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। इस खबर को देखो। 27 मार्च को शिवसेना ने अपने पॉलिटिशियन अमोल कीर्तिकर को कैंडिडेट घोषित किया। ये हुआ सुबह के 9 बजे और सिर्फ 1 घंटे बाद 10 बजे इन्हें ईडी का नोटिस आ गया। अमोल कीर्तिकर जी जैसे उनका नाम घोषित हुआ, उनको ईडी का समन्स आया। ये दबाव तंत्र है, ये डराने की कोशिश है।
एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल याद है, इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा। 8 महीने पहले इन्होंने लेकिन अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी की अलायंस ज्वाइन कर ली थी और इसका नतीजा क्या हुआ? 29 मार्च की इस खबर को देखो। जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ, उसे अब बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार कहती है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं था। ऐसे ही बहुत से और केसेस हैं, जैसे कि नवीन जिंदल का केस देखो। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन पर कोलगेट स्कैम का आरोप लगा था, लेकिन 25 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अचानक से इन्हें बीजेपी का टिकट मिल जाता है। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं, अरे अगर ये नहीं तो और कौन। हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है। हालत ये हो गई है कि कोई भी और ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। देश में इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन वहां अपनी अलग कहानी चल रही है। 9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स